आपका बना था 2013 में। इसका मुख्यालय गौरीगंज है, 2013 में बना था। और देखिए एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ये संत कबीर नगर जो है ये आपका बस्ती से कटकर बनाया गया है। ये चल रहा है जी, चल रहा है, चालू कर दिया सारा। अच्छा चलिए ठीक। तो ये संत कबीर नगर देखिए, ये 1997 में बना था। इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। खलीलाबाद, खलीलाबाद जिला मुख्यालय कुछ ऐसे हैं। ये 1997 में, ज़्यादातर जो नए जिले बने हैं किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बने? मायावती जी। उन्होंने जिले बहुत बनाए थे। तो ये 97 में, ज़्यादातर 1997 में बने हैं नए जिले। और फिर उनका कार्यकाल 1995 97, फिर 2007 से 12 के बीच में रहा है। देखिए कौशाम्बी, गौतम बुद्ध नगर, ये भी 1997 में बना था। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसका कहाँ है बताइए? नोएडा। नोएडा, अभी नोएडा को फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। ये भी 1997 में बना था, 1997 में। इसी तरह से देखिए कौशाम्बी है, हमारे जिले प्रयागराज से काटकर बनाया गया है कौशाम्बी। कौशाम्बी, इसका जो जिला मुख्यालय वो है मंझनपुर। मंझनपुर, मंझनपुर है। ये भी 1997 में बनाया गया था कौशाम्बी। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर। इसी तरह एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र का राबर्ट्सगंज। सोनभद्र, सोनभद्र जिले का राबर्ट्सगंज। राबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले का जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज है। और फर्रुखाबाद, अगला है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद आपके बगल में ही है, जानते होंगे। फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय फतेहगढ़। फतेहगढ़, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय फतेहगढ़। इसी तरह से देखिए संत रविदास नगर, भदोही का भदोही है। संत रविदास नगर भदोही, संत रविदास नगर भदोही कहा जाता है। संत रविदास कहाँ के थे? बनारस के। उसी से सटा हुआ एक जिला है संत रविदास नगर, जिसका मुख्यालय है भदोही। पहले भदोही कहा ही जाता है, मायावती जी ने इसका नाम रख दिया संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, संत रविदास के बारे में आप लोग सुने होंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत थे, बनारस के रहने वाले। अंबेडकर नगर का देखिए अकबरपुर। अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर ये फैजाबाद आजमगढ़ को काटकर बनाया गया है, मायावती जी के द्वारा ही बनवाया गया है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, 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 अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय अकबरपुर है। ये 1995 में बना था, मायावती जी के शासनकाल में 1995 में। इसी तरह से अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कुशीनगर पड़रौना, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर कई बार पूछा गया इसलिए जल्दी से बता दिया जा रहा है। पड़रौना, कुशीनगर का पड़रौना, कुशीनगर पड़रौना, कुशीनगर का पड़रौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। कानपुर देहात का बताया गया है क्या? नहीं बताया? चलिए लिख लीजिए। कानपुर देहात, कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है अकबरपुर। अकबरपुर माटी या माटी, माटी।
ये जिला मुख्यालय है कानपुर देहात का अकबरपुर माती। और सिद्धार्थनगर, देखिए सिद्धार्थनगर का है नौगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सिद्धार्थनगर ये आपके जो है नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, नौगढ़ जिला मुख्यालय है सिद्धार्थनगर का नौगढ़, नौगढ़ सिद्धार्थनगर नौगढ़। जालौन का उरई, जालौन, जालौन का उरई है, जालौन उरई, जालौन उरई। और एक जिला है जो अपने जिले से अलग है, उसका नाम है संभल, संभल का पवासा, संभल, संभल पवासा। ये जिला मुख्यालय पूछा जाता है इसको जैसे। बाकी जितने जिले हैं उनके अपने जिले के नाम पर ही उनका मुख्यालय है। जैसे इलाहाबाद का इलाहाबाद है, आपके हरदोई का हरदोई भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनका जो है जिला और मुख्यालय थोड़ा अलग नामों से है, इसलिए इसको पूछा जाता है। हो गया। संभल 2011 में बना था, 2011 में। कुछ देखे जो हमें मालूम है वो हम आपको बता दे रहे हैं। 2011 में तो आपके जो 75 जिले हैं उसमें से ये कुछ जिले हैं जिनके जिला मुख्यालय उनके जिलों से भिन्न नामों से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कब होने जा रहा है ना? अच्छा लिख लीजिए। ये जो नगर निगम है वो कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं। आपका लेटेस्ट नगर निगम जो बनाया गया है आपके पड़ोसी नगर जिला यानी शाहजहाँपुर। तो ये 17 नगर निगम कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश के नगर निगम या नगर निगम कुल 17 हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, वाराणसी गोरखपुर। और फिर इधर आ जाइए आप, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, आगरा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मेरठ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फिरोजाबाद। और कौन रह गया? अयोध्या, मथुरा, अयोध्या भी लेटेस्ट बनाया गया है। मथुरा, ये आपका शाहजहाँपुर भी है। और कौन बच रहा? शाहजहाँपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद। और एक है झांसी,
ये 17 नगर निगम है झांसी। अब देखिए इसमें लेटेस्ट कौन बना है आपका, इसमें लेटेस्ट कौन बना है, हाँ आपका शाहजहांपुर 2018 में यानी 2018 में घोषित हुआ है। शाहजहांपुर पोस्टर कर लीजिए 2018 में शाहजहांपुर आपके बगल में है। मथुरा वृंदावन और अयोध्या 2017 में, अयोध्या और मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन और अयोध्या 2017 में, 2017 में घोषित किए गए थे। अयोध्या और मथुरा वृंदावन योगी जी के शासनकाल में। फिरोजाबाद 2015 में, फिरोजाबाद ये 2015 में घोषित हुआ नगर निगम। तो लेटेस्ट आपका शाहजहांपुर है, अयोध्या मथुरा इसके पूर्व में रहे हैं 17 में। तो ये 17 नगर निगम है आपके। अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत का प्रथम नगर निगम कौन था, भारत के संदर्भ में, अभी हम उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे थे, लिखिए ओके। अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा रहा होगा, कमीशन में सवाल पूछा गया है, तो लिख लीजिए मद्रास। 1688 में भारत में पहली बार नगर निगम के रूप में मद्रास को घोषित किया गया था। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास 1688, भारत का प्रथम नगर निगम घोषित किया गया था। प्रथम नगर निगम घोषित हुआ मद्रास। ये मद्रास अब तक घोषित हुआ था अंग्रेजों के जमाने में 1688 में। भारत का प्रथम नगर निगम घोषित हुआ मद्रास 1688। इसके बाद मुंबई और कलकत्ता नगर निगम घोषित होते हैं। सबसे अमीर और बेहद अगर कहा जाए नगर निगम कौन सा है तो मुंबई का है, ठीक। और ये देखिए अब मद्रास का क्या नाम हो गया है, कोई बताएगा? मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है? हाँ, कौन बोला? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चेन्नई है। ये कब घोषित हुआ था? मद्रास का ये वर्तमान नाम चेन्नई रख दिया गया है। चेन्नई, चेन्नई, चन्नापट्टनम एक गांव था उसके नाम से चेन्नई रख दिया गया है। और ये 1996 में बदला गया है। तमिलनाडु की राजधानी पहले कहाँ थी? मद्रास, अब उसका नाम क्या हो गया है? चेन्नई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम नगर निगम कौन रहा तो मद्रास 1688। मद्रास का नवीनतम नाम क्या है? चेन्नई। अब देखिए 18 मंडल हैं। मंडल तो आप लोग जानते होंगे, जानते हैं या बता दें? बता दें तो लिख लीजिए 18 मंडल। 17 नगर निगम जैसे हैं वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। मतलब एक एक मंडल, एक एक कमिश्नरी में 4-4, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 जिले हैं। जैसे आपका मंडल कौन सा है? लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। आपका हरदोई है, सीतापुर है, लखनऊ स्वयं भी है, और इधर आपका उन्नाव है, इधर बाराबंकी और सीतापुर हो गया। हाँ, तो और कौन सा है? बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। लखीमपुर साइड तो 6 जिले हैं। लखनऊ मंडल सर्वाधिक 6 जिले हैं। लखनऊ मंडल 6 जिले हैं, 6 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये कमिश्नर के अंडर में 6 डीएम साहब होते हैं, 6 जिले हैं। और इसी तरह से देखिए कानपुर और मेरठ, इन सब में 6-6 जिले हैं। कानपुर इनमें भी 6 जिले हैं। दूसरा मेरठ, इसमें भी 6 जिले हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ 6-6 जिलों वाला है ये कमिश्नरी यानी मंडल। उसके बाद अयोध्या, इसमें 5 जिले हैं।
अयोध्या, अयोध्या, मुरादाबाद, ये 5 जिले। अयोध्या भी बन गया है आपका मंडल। अयोध्या में 5 जिले हैं। मुरादाबाद, इसमें भी 5 जिले शामिल हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ, अयोध्या, ये 5 जिले हैं। अलीगढ़ में 4 जिले हैं। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। अलीगढ़, आगरा, 4 जिले हैं। अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, ये सब मंडल हैं। वाराणसी इसमें जो है 4 जिले आते हैं। अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, 4 जिले आते हैं। अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, 4 जिले हैं। देवी पाटन मंडल, अब देखिए देवी पाटन किसी जिले का नाम नहीं है। देवी पाटन एक मंदिर है बलरामपुर में। देवी पाटन मंडल शक्तिपीठ है ना, जानते हैं, गए क्या कोई बलरामपुर? देवी पाटन मंडल, इसमें 3 जिले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोंडा में। कहाँ पर है? यही चीज विशेष तौर पर हम आपको बताने के लिए वो थे। देवी पाटन मंडल, ये पूछा जाएगा कि देवी पाटन मंडल नाम का कोई जिला है नहीं, लेकिन इन सब नाम के जिले हैं ना, तो उनका मुख्यालय वहीं कमिश्नर साहब बैठते होंगे। जैसे आपके कमिश्नर जो है लखनऊ में बैठते हैं, डीएम साहब यहाँ बैठते हैं, और आपके मंडल के सारे मुकदमे वहाँ देखे जाते हैं कमिश्नर आपके जिले के। सॉरी, तो ये इस तरह से देवी पाटन मंडल जो है ये देवी पाटन मंदिर के नाम पर बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कमिश्नर साहब कहाँ बैठेंगे? गोंडा में। कमिश्नरी कहाँ होगी? गोंडा जिले में। बात समझ रहे हो? ये ध्यान देना। इसमें 3 जिले आते हैं। देवी पाटन मंडल, इसका मुख्यालय गोंडा है। इसमें 4 जिले हैं, सॉरी 4 जिले इसमें भी हैं। 4 जिले वाले बहुत ज़्यादा हैं, 4 जिले, इसमें भी 4 जिले हैं। और इसी तरह से देवी पाटन मंडल की तरह ही देखिए बरेली है। बरेली शाहजहाँपुर जैसे क्रॉस करेंगे बरेली मिलेगा ना। बरेली, प्रयागराज, बरेली, इसमें भी 4 जिले हैं। प्रयागराज, इसका पुराना नाम क्या था? जी, इसमें भी 4 जिले आते हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ प्रयागराज में आते हैं, 4 जिले। चित्रकूट धाम, इसका मुख्यालय देखिए बांदा में है। चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय कहाँ है? चित्रकूट धाम, इसमें भी 4 जिले हैं। इसका मुख्यालय ऐसे लिख लीजिए, मुख्यालय बांदा जिले में। बांदा, मुख्यालय बांदा में पड़ता है। यही दोनों बताने के लिए हमको मंडल बताना पड़ा। आपको मंडल जनरली आता है छोटी चीज़ें में, लेकिन सवाल टपक सकता है, इसलिए रिपीट किया। चित्रकूट धाम, मुख्यालय बांदा, इसमें भी 4 जिले हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्जापुर, इन सब में 3 जिले आते हैं। 3 जिले, मिर्जापुर, झांसी, ये सब मंडल हैं 3 जिले वाले। मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर। आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर, ये 18 मंडल हैं, 3 जिलों वाले।
सब में 3-3 जिले आते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, देवीपाटन मंडल का, जैसे हमने ये बताया था अभी, कुछ जिलों का जो मुख्यालय उनके नाम से डिफर है, आप समझ रहे हैं, वही वो पूछता है। और ये सब तो आप जनरली जानते हो ना, तो इसीलिए हमने बताया देवीपाटन मंडल का मुख्यालय यानी कमिश्नरी कहाँ है, गोंडा में, और चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ है, बांदा में। ये 18 मंडल आते हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया है कि यूपी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भाई। बहुत सरल सा सवाल है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1950 से यह संयुक्त प्रांत से हटकर उत्तर प्रदेश नाम से घोषित हुआ था, अस्तित्व में आया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी खूबी की बात है, आपको करंट में हो सकता पढ़ाया गया हो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व काल में, मुख्यमंत्री काल में ये योजना भी इसी दिन लागू हुई थी। 2018 में पहली बार मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस, और इसी दिन एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ भी हुआ था। ये 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था, प्रथम बार 2018 में मनाया गया। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 2018 को इसी दिन एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ होगा, शुभारंभ भी हुआ। ये जाने की एक जिला और एक उत्पाद, ये जो स्कीम थी, इस योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया। किस दिन, 24 जनवरी 2018। और एक पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया भी गया था इसी 18 में, यही अभी से शुरुआत हुई थी 2018 से, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाने की शुरुआत होती है। और उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जिला और एक उत्पाद योजना का शुभारंभ भी किया था। ठीक, ये खूब सवाल पूछा जाता है, अभी आपको बताएंगे। जिस जिले का जो चीज़ प्रसिद्ध है उसको इसके दायरे में रखा गया है। तो देखिए, मंडल हो गया आपका। अब आपसे पूछा जाए जनरली चीज कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त बना होता है ऐसे, और दोनों तरफ मछलियां होती हैं दोनों तरफ, और क्या होता है, तीर धनुष बना होता है ना। मछली कितनी बनी होती है इसमें, 2 मछलियां बनी होती हैं, और तीर धनुष बना होता है। इसको तो सब लोग जानते हो, लेकिन ये जानते हो कि ये कब स्वीकार किया गया था, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह वृत्त के अंदर तीर धनुष के साथ 2 मछली का चित्र, ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, वृत्त के अंदर 2 मछलियां ऐसे ही तैर रही हैं, और ये धनुष बना है और तीर बना है। तीर धनुष के साथ 2 मछलियां, राजकीय चिन्ह, तीर धनुष के साथ 2 मछलियों का चित्र, ये जो है राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में, यानी अंग्रेजों के शासन में ना, ये राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, 1938 में। आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह
तीर धनुष और 2 मछलियों का चित्र डैश देकर आगे लिख लीजिए 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में स्वीकृत किया गया था। अब देखिए राजकीय पक्षी जानते होंगे, सारस, राजकीय पुष्प, टेसु पलाश, राजकीय वृक्ष, बरगद तो राष्ट्रीय है, ये अशोक है। ये तो जनरली सवाल आप लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, छोटे सवाल हैं। लेकिन राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन एक दूसरी राजकीय भाषा भी उत्तर प्रदेश में, उर्दू। हाँ, इसलिए राजकीय भाषा पूछा गया सवाल है, इसलिए राजकीय भाषा तो हिंदी है उत्तर प्रदेश की। आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हो ना, समय उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा आगे, नहीं तो भारत के संदर्भ में समझ लोगे। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। अब इसमें आप लिख सकते हैं द्वितीय राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। अब ये उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाई गई थी, यानी कब इसको घोषित किया गया कि उर्दू हमारी द्वितीय राजकीय भाषा होगी उत्तर प्रदेश की? तो 1989 में मुलायम सिंह जी इस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया था। ठीक, इस तरह के सवाल बनते हैं। बाकी आप पशु, बारहसिंगा और पुष्प, पलाश, पक्षी, सारस बता दिए, और क्या रह गया? ये सब सवाल आते हैं। राजकीय भाषा हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय। तो 24 जनवरी आपको बता दिए हम। यूपी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ था, 24 जनवरी 1950। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अपने राज्य का विभाजन भी हुआ है एक बार आजादी के बाद। कौन सा राज्य बना? इससे काटकर बनाया गया उत्तराखंड। कब बनाया गया? 2000 में। किस डेट में? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना गया। राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, लिख लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर विभाजन 9 नवंबर 2000 सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कितने जिले काटे गए? उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर, पहाड़ी जिले जो थे, जिलों को काटकर कौन सा नया स्टेट बनाया गया? उत्तराखंड। पहले इसका उत्तराखंड के पूर्व इसको उत्तरांचल कहा जाता है। उत्तरांचल जब शुरू में आया था इसके 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नामक नया राज्य बनाया गया। प्री में एक बार पूछा था। इसी के साथ 2 और स्टेट बनाए गए। कौन कौन? छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ किस राज्य से काटकर बना था? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। और झारखंड बिहार से। झारखंड बिहार से बहुत दिन से मांग चल रही थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जो ये उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड बन गया, इसका नाम रख दिया गया। इनमें पहाड़ी जिलों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा था, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। इस वजह से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नामक नया राज्य बनाया गया। बात समझ रहे हैं? और आपसे एक सवाल भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शख्स था, यानी व्यक्ति था, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पर मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया? कोई बताएगा? नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जो जी थे, वे इस दुनिया में नहीं रहे। स्वर्गीय नारायण
दत्त तिवारी, ये जो है 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ भी रहे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। सत्यनारायण दत्त तिवारी यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह के ये क्या रहे? सीएम, चीफ मिनिस्टर रह चुके। इसके बाद ये हैदराबाद में मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, गृह मंत्री, तमाम सारे पदों पे रहे। ये हमारे प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पर सीएम बनने वाले व्यक्ति थे। तो उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर क्या बना गया? नया राज्य उत्तराखंड। आपसे उसी समय पूछा जाएगा कि जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो 3 राज्य बने थे। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तरी में पूछा गया है, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों क्रम से पूछा गया था। तो अगर आपका आएगा कि क्रम से बताइए इन राज्यों का जो है गठन कैसे हुआ, तो सबसे पहले घोषणा किसकी हुई थी? छत्तीसगढ़ की। अभी देखिए 2014 में तेलंगाना बना था ना, हाँ, तो छत्तीसगढ़ ऐसे आप कर सकते हो। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले छत्तीसगढ़ का गठन होता है इनके 3 नए राज्यों में, तीनों 2000 में हुए थे। छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। ये 1 नवंबर, 9 नवंबर, संभवतः 15 नवंबर, इस तरह से इनकी डेट रही। इस तरह से एक बार सवाल पूछा भी गया था। और अभी जो लेटेस्ट बना है, तेलंगाना बना है नया राज्य। तेलंगाना किस प्रदेश को काटकर बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और तेलंगाना की हैदराबाद ही है, जो पहले थी आंध्र प्रदेश की। के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हैदराबाद वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव। तो उत्तर प्रदेश का ये हो गया भाई। आगे देखते हैं, राजकीय पुष्प या पलाश, ये कब अपनाया गया था? पुष्प के रूप में, क्योंकि यहाँ जो पुष्प पहले था वो चला गया उत्तराखंड में, तो इसको पुष्प के रूप में 4 जनवरी 2011 को पलाश को पुष्प के रूप में राजकीय पुष्प पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, या इसी को क्या कहते हैं? केसु, जानते हैं आप लोग? इसको कब अपनाया गया था राजकीय पुष्प के रूप में? 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया राजकीय पुष्प पलाश। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का, तो हॉकी है, जनरली आप जानते हो। लेकिन राजकीय खेल पूछा जाए तब भी हॉकी ही आप लगाइए। राजकीय और राष्ट्रीय खेल, खेल क्या है? हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और राजकीय खेल। राजकीय खेल मतलब समझ रहे हो ना, राज्य का खेल। राष्ट्रीय मतलब भारत देश का खेल, पूरे राष्ट्र का माना जाएगा ना राष्ट्रीय खेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन 404 सीटें हैं। इसका मनोनयन होता है एंग्लो इंडियन का। लेकिन ये तो आप जानते होंगे, जनरल सा सवाल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभाओं यानी विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हाँ, कौन बताएगा कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले से जीत कर आती हैं? हमारा विधानसभा भवन कहाँ है? लखनऊ में है कि नहीं? आपके यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 8 हैं? 8 हैं सर, 8 हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला
हमारा जिला कौन सा है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। कितनी सीटें यहाँ से आती हैं एमएलए की? 12 सीटें भाई, 12 विधायक जीत कर आते हैं यहाँ। और इस जिले में 2 लोकसभा की सीटें दी, कुल 12 एमएलए जीत के आते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य। विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा विधान परिषद जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा। लोकसभा राज्यसभा भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अभी हम आपको पढ़ाया कि 1997 में प्रयागराज से कट कर एक जिला बना मायावती जी के कार्यकाल में, उसका क्या नाम है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में भी 3 सीटें हैं। अब सोचिए, जब पहले ये इसी में रहा होगा तो 12 3 15 सीटें सही होंगी। कौशाम्बी में 3 एमएलए हैं, जीत कर आते हैं। ये तो हम आपको जनरली ऐसे बता दिए। तो ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। कितने विधायक जीत कर आते हैं? 12 विधायक, 2 लोकसभा सीटें वहाँ पर हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला देख लीजिए, लिख लीजिए, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला ये आपका श्रावस्ती है। 3 जिले हैं जहाँ से मात्र 2 विधायक जीत कर आते हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट लिख ले रहे हैं कि नहीं भाई? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ से मात्र 2 एमएलए जीत कर आते हैं। ठीक, 2 एमएलए इन 3 जिलों से, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से मात्र 2 विधायक जीतकर लखनऊ विधानसभा की शोभा उड़ाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ से जीत कर आती हैं? ऐसे कुछ दूर सवाल पूछे जाते हैं, जनरल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? आरक्षित सीटें समझ रहे हैं क्या होती हैं? आरक्षित सीट जो रिजर्व होती हैं SC ST के लिए। जैसे आपके गांव में पंचायत चुनाव होता है तो आप कहते हो कि इस बार महिला सीट आ गई, इस बार SC महिला आ गई, इस बार OBC महिला सीट आ गई, इस बार जनरल सीट है। 35% उनको महिलाओं को भी नगर निकाय चुनाव में, मतलब स्थानीय चुनाव में उनको क्या दिया गया? रिजर्वेशन, आरक्षण, जिससे उनकी भी भागीदारी बनी रहे, उनकी भी आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए भाई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने बताया कि 403 + 1 एक एंग्लो इंडियन, यानी 404 विधानसभा सीटें हैं, यानी 404 एमएलए बैठते हैं लखनऊ में। जैसे आपके यहाँ से नितिन अग्रवाल जी हैं, मंत्री भी हैं। तो इसी तरह से तो आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, यानी कि रिजर्व सीटें कितनी हैं? आरक्षित सीटों की संख्या ये आपकी 86 है। कितनी? 86। तो SC इसमें कितने जाते हैं जीत कर? 84। ST कितने जाते हैं जीत कर? 2। कुल 86 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई। इनके अधिकारों की बात भी वहाँ उठाने वाला कोई होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, यानी 86 एमएलए 84 SC वर्ग से, यानी शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से, और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति से 2 लोग जीत कर आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधान पर, उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्था है, जानते होंगे, पढ़ाया गया होगा आपको जो है राज्य व्यवस्था में, इसमें संवैधानिक वाले क्लास में जब संविधान को क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें देखिए कहा जाता है कि 2 सदनीय है, एक विधान परिषद
और एक विधानसभा। जैसे वहां पर क्या है, हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति भी आता है उसमें, और राज्यसभा और लोकसभा, इनको मिलाकर हमारी संसद बनती है। कोई भी बिल जो है, कोई भी विधान, कोई भी कानून, जहाँ बहस होती है दोनों जगह, पारित होकर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाता है कि हाँ, ये आज से यह कानून पारित हुआ भाई। अगर राष्ट्रपति को नहीं समझ में आता तो फिर रिटर्न कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर चाहे वह संशोधित हो या बिना संशोधित हुए, अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा वो कानून, तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए वो बाध्य होगा। तो ये ऐसे यहाँ पर देखिए भी व्यवस्था है आपके उत्तर प्रदेश में। 2 सदनीय व्यवस्था है। उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। ये 2 सदनीय व्यवस्था 6 जगह लागू है आपके भारत देश में, विधान परिषद और विधानसभा। अब देखिए इसमें ये इसका तो डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। इसमें कुछ लोग 1/3 भाग शिक्षक हैं, स्नातक हैं, और जो है आपके बीडीसी प्रधान, इस तरह से चुने जाते हैं। और कुछ विधायक लोग यहाँ चुनते हैं विधान परिषद के सदस्यों को। इनका कार्यकाल 6-6 वर्ष का होता है, इन लोगों का 5-5 वर्ष का होता है। ठीक, तो विधान परिषद में देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन ये अंग्रेजों के जमाने में ही हो गया था। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 से अनवरत चल रहा है। 1937 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन, 1937 में हुआ था। और देखिए इसमें कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और आपको बताया कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन अगर हो गया तो 404 सीटें हैं। लेकिन यहाँ कितनी हैं? 100 सीटें, 1/3 होती है ना। 100 सीटें हैं यहाँ। पहले 108 सीटें थी, क्योंकि उत्तराखंड कट गया, 100 सीटें यहाँ बची। यहाँ 425 थी, उत्तराखंड कट गया, 404 बची। ठीक, और इसी तरह से आपके यहाँ पूरे प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। पहले कितनी थी? 85 थी। उत्तराखंड जब इसी में था तब कितनी सीटें थी? 85। इस समय कितनी है? 80। विधान परिषद में पहले 125 थी, अब कितनी है? 100। यही लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। और विधानसभा में पहले 425 थी, अब 404 है। अब देखिए राज्यसभा, हमने बताया था वहाँ पे दिल्ली में ये 2 सदन के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स जीत के जाते हैं उत्तर प्रदेश से, वो कितने जाते हैं? 31। कितने जाते हैं? 31। पहले 35 थे, अब 31 जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड कट गया, कुछ सीटें उधर चली गई। तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें कहाँ से जाती हैं? उत्तर प्रदेश से। इकतीस सीटें। अब देखिए आपका उच्च न्यायालय कहाँ है भाई? प्रयागराज में है। बोला करिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए। सब लोग जानते हो ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहे हैं आपको। जैसे प्रयागराज, तो ये तो आप जनरली जानते हो। अगर उसका पूछा जाए खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में भी है ना। इसी तरह सीबीआई कोर्ट्स, तमाम उच्च न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, तमाम कोर्ट्स होती हैं। पूरे भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। इसी तरह से जैसे आपका उच्च न्यायालय है आपके प्रदेश का, और एक सुप्रीम कोर्ट होती है, यानी जो दिल्ली में है। इन सब का माई बाप कह सकते हो। सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो जो उच्च न्यायालय है, ये इस उच्च न्यायालय का जो है, ये अंग्रेजों के ज़माने में बना था 1866 में। कहाँ पर है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है?
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, इसको क्या कहेंगे इसमें, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पर है, प्रयागराज। खंडपीठ इसकी कहाँ पर है, लखनऊ। लखनऊ। और ये कब अस्तित्व में आया था, 1866 में। 1866 ये जरूर जान, बाकी तो आप जानते ही। 1866 में अस्तित्व में आया था। एक चीज़ आपको हम भूल गए, यहाँ जो एमपी की जो है 80 सीटें हैं, इसमें हम रिजर्व सीटें आपको नहीं बताए। जैसे यहाँ आपको बताया हमने कि 404 में कितनी रिजर्व सीटें हैं, ये पूछा जाएगा। ऐसे जनरल सवाल नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधान, ये यूपीपी का चुनाव देने जाओ तब पूछा जाएगा। आप अगर पीसीएस का आईएएस का देने जा रहे हो तो इस टाइप के सवाल होने जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है। आप बताओगे 86, अगर उसमें पूछ ले कितने एससी जीत कर जाते हैं, 84, एसटी कितने जीत के जाते हैं, 2। और इसी तरह से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा यानी दिल्ली के लिए कितनी सीटें एमपी की जीत कर जाती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, जो संसद के सदस्य जीत कर जाते हैं। आपके यहाँ कौन है, जयप्रकाश रावत है ना, वो दिल्ली जाते हैं। हाँ, तो लोकसभा की जो सीटें हैं 80, इसमें भी उत्तर प्रदेश से कुछ रिजर्व सीटें दी गई। ये रिजर्व ही हैं। जयप्रकाश रावत जी एससी में शायद आते हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं ना, अनुसूचित जाति के। अगर ये रिजर्व ना होती तो कोई और जीतता, हो सकता है जनरल ओबीसी, हो सकता है एससी जीतता। क्योंकि इनके हर अधिकारों की वहाँ आवाज़ उठाने के लिए रिजर्व सीटें पूरी की गई है। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कुल रिजर्व आरक्षित सीटें, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की आरक्षित सीटें 17 हैं, ये पूछा जाएगा सवाल। लोकसभा, उत्तर प्रदेश लोकसभा से आरक्षित सीटें कितनी हैं, 17 है। और वो 17 सीटें किसके लिए रिजर्व की गई हैं, अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए। एसटी के लिए कोई लोकसभा की सीट आरक्षित नहीं है, एसटी 0। ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको कि एमपी की उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें जीत कर जाएंगी, 80। 80 में 17 रिजर्व रहेंगे, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक, अच्छे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपका बेस बहुत कमजोर है तो उसको बताना पड़ रहा है। तो ये देखिए, तो आपको हम बता रहे थे कि लोकसभा की कुल सीटें उत्तर प्रदेश से कितनी जाएंगी, 80। पूरे भारत से कितनी जीत कर जाती हैं, 545 जाती है ना। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जीत कर जाती हैं दिल्ली सीटें, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितनी सीटें जीत कर जाती हैं, 80। 80 में रिजर्व कितनी है, 17। इसके लिए रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट। ठीक, ये समझिए। और आपसे पूछा जाएगा विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2 सीटें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो कि 1937 में गठन हुआ था, कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितनी सीटें जाती हैं, 80। राज्यसभा के लिए 31, विधान परिषद के लिए 100, विधानसभा के लिए 404, आरक्षित 86, यहाँ आरक्षित 17। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय आपका कहाँ स्थित है, प्रयागराज में, खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। कब बना, 1866 में। पहले ये प्रयागराज की जगह आगरा में था, फिर ये शिफ्ट होता है प्रयागराज, अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसमें स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं। स्वीकृत न्यायाधीश 160 हैं, स्वीकृत न्यायाधीश 160 हैं, 160 न्यायाधीश। यानी कि ये इतने न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं बैठते। यानी कि हमें लगता है कि पूरे एशिया का कह सकते हैं, यानी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, आपके प्रदेश यानी प्रयागराज। और 160 न्यायाधीश बैठकर मुकदमे सुनते हैं। आपके यहाँ भी लखनऊ में इसीलिए खंडपीठ बना दी गई थी, इधर का एरिया बड़ा होने की वजह से। और एक मुख्य जो है मुख्यालय, जो मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है,
हमारा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में। ठीक, आगे आपसे देखिए तो सवाल पूछे गए हैं अभी 2023 के पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक नमूना देखिए आप लोग, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। आपको पढ़ाना है और खास खास चीजें, कुछ संस्थान है, कुछ संस्थान है, रिसर्च सेंटर वगैरह है, वो बताना। ये जनरल चीजें हैं, ये हो सकता है पढ़ाया भी गया होगा कि अन्य क्लासों में। आज संख्या का भी रिवीजन कर दिए हैं। आपसे पूछा गया, जैसे सवाल पूछा गया है कि अभी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में, ऐसे सवाल पूछा गया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में कौन, नीचे दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे सवाल पूछा गया भाई। एक नमूना देखिए उत्तर प्रदेश से कैसे सवाल बनते हैं। हमने आपको बताया कि एक जनपद और एक उत्पाद योजना की लॉन्चिंग कब हुई थी, अभी तो बता रहे हैं 2018 में। कब हुई थी, यूपी डे के समझ लीजिए 25 दिन, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है ना। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया, 2018 में। उसी दिन इस स्कीम की लॉन्चिंग की गई, एक जनपद एक उत्पाद योजना। जिस जिले में जो चीज प्रसिद्ध है उसको जो है आगे लाने के लिए। तो इसमें देखिए ऐसा सवाल बनाया गया है, ए में दिया है अमेठी, मूंज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है अमेठी। अब इसमें से ऐसे अमेठी दिया है और इसका प्रोडक्ट दिया है मूंज। मूंज समझ रहे हैं ना, मूंज के उत्पाद, यानी मूंज, अरे जिससे चारपाई बुनी जाती है, मूंज समझ रहे हैं ना। मूंज के उत्पाद या उससे मूंज से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होते हैं वहां बनते हैं। इस तरह से सवाल दिया गया है। दूसरा दिया है बागपत लकड़ी के खिलौने, बागपत लकड़ी के खिलौने। अब आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा गलत है, गलत ढूंढना है, सही नहीं है। एक ही 4 दिया जा रहा है, एक ही इसमें से सही नहीं होगा। जब आपको पता होगा किस जिले का क्या प्रसिद्ध है और उस लिस्ट में एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्कीम में कैसे सजाकर उसको सेट करके रखा गया है, जब आपको पता होगा तभी तो आप सही कर पाओगे। ठीक, और देखिए एबीसी में दिया है गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। एबीसी ऐसे होता है, ए बी सी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड कपड़े। और डी में दिया गया है, डी में आपका दिया है आगरा चर्म उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद। ये देखिए वो सबसे सवाल था, आगरा चर्म उत्पाद। अब इसमें आप कुछ बताइए कौन सा गलत होगा, है? कौन बता रहा है, बोलिए, अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। अमेठी, गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा भाई, नोएडा। आगरा में चर्म उत्पाद, चमड़े के सामान, जूते बैग वगैरह बनते हैं। चमड़े के सामान के लिए सबसे ज़्यादा आगरा, कानपुर और उन्नाव यही प्रसिद्ध है। मतलब ये जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया गया, अभी आपको बताएंगे, जल्दी जल्दी देखिए। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, ये आपका गलत है भाई। अमेठी में मूंछ के उत्पाद हैं, प्रसिद्ध है इसके लिए, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। बागपत में जो है ये गुड़ के लिए, गुड़ खांडसारी गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। और लकड़ी के खिलौने में ये जो है लकड़ी के खिलौने चित्रकूट, उस लिस्ट में चित्रकूट दिया गया है, चित्रकूट के लिए। और बागपत ये गुड़ के लिए। इसी तरह से फैजाबाद भी गुड़ के लिए, अयोध्या,
गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े, आगरा में चर्म उत्पाद, ये सब सही है। अमेठी मूछ के उत्पाद। इसको आप टिक करोगे और बोले को ऐसे ऐसे ताला करोगे। ठीक, इस तरह से सवाल बनते हैं। बात समझ रहे हैं? ये हम आपको नमूना बता रहे हैं अभी पिछले प्री के। इसी तरह से एक सवाल पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तो जानते होंगे, आपके पड़ोस में है, जानते हैं? या उसमें पूछा गया है लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 4 जिले दे दिए गए। जैसे मान लीजिए आपका हरदोई दे दिया गया, रायबरेली दे दिया गया, लखीमपुर खीरी दे दिया गया, सीतापुर दे दिया गया। तो आप किस पर टिक करोगे? लखीमपुर खीरी। अब जान लीजिए लखीमपुर खीरी आप तो जानते हो, लेकिन ये जानिए कि लखीमपुर खीरी का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई? ऐसे समझो, देखिए जल्दी जल्दी देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, आपके पड़ोस में है। खीरी जिले और पीलीभीत जिले में दोनों में मिल रहे हैं, दोनों जिलों को ये टच करता है, कुछ क्षेत्र है। इसका देखिए क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल देखिए 490 वर्ग किलोमीटर। और यह स्थापित कब हुआ था? 1968 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1968 में घोषित हुआ था। 1968 में घोषित या स्थापित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1977 में। राष्ट्रीय उद्यान को का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ? 1977 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? दर्जा प्राप्त हुआ कब? 1977 में। कब प्राप्त हुआ? 1977 में। इस तरह से सवाल बनेंगे भाई। लेकिन इसे बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1986-87 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। 1986-87 में इसे बाघ समझ रहे हो? चीता भाई, बाघ, टाइगर, बाघ अभयारण्य यानी के लिए जो है अभयारण्य घोषित किया गया। सॉरी 1986। वेरी गुड, ऐसे पकड़ा करो। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा गया था अभी 22 वाले एग्जाम में। तो ये लखीमपुर खीरी आप लगा देंगे, लेकिन आपको पूछ लिया कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 490। ये कब स्थापित हुआ? 1968 में। ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1977 में। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1986-87 में। ठीक, इस तरह से आप देखते चलिए। आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए एक सवाल बना है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। पश्चिमी क्षेत्र मतलब जैसे शाहजहां बरेली की बात, तो पश्चिमी क्षेत्र तो देख रहे हैं ना, नक्शा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है। हाँ सर आप ये सर नीचे देखिए सर, नीचे सर रखिए सर टेबल। अच्छा रखा है यूपी का नहीं है, पूरे भारत का है। चलो देख लेते हैं इसी। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं समझ में आएगा, छोटा छोटा है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, आपके जिले से पश्चिमी क्षेत्र। समझ रहे हैं? सवाल कैसे बनाया है प्री में पिछले बार? कह रहा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। क्या सहमत हैं आप? बनाया है सवाल कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित। पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उधर योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, जो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, उधर जितना भी भोजपुरी तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, बॉलीवुड बड़ा आजकल प्रसिद्ध हो रहा है गाने से। तो उधर का जो क्षेत्र है भोजपुरी पूर्वांचल कहा जाता है। मध्यांचल इधर आपका ये बेल्ट जो है लखनऊ से लेकर इधर वाला, पश्चिम इधर आप मेरठ यानी कि दिल्ली के आसपास सटा हुआ क्षेत्र।
उत्तर। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। सही बात है, ये विकसित है। दूसरा सवाल क्या बनाया गया इसमें कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। अब इसमें ऐसे दे देगा एक दो दोनों सही है, एक सही है, एक सही है, दो गलत है, दो सही है, एक गलत है, या दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जो तुलनात्मक कंपैरिजन वाले सवाल। तो सवाल बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये दोनों सवाल सही है, तो आप किस पर टिक करोगे? दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? ये सही बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है, यानी मेरठ, ये बरेली से लेकर पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और दिल्ली से लगे हुए जितने भी जिले हैं, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, जितने भी, हाँ, अमरोहा, शामली, हापुड़, तो ये सब क्या है? अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि जो हरित क्रांति कब आई थी? 70 के दशक में आई थी ना, 66, 67, 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आई थी, हरित क्रांति। तो उसका असर सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है कृषि के मामले में, अरे भाई वो पंजाब है, उधर हरियाणा है, वो सब टेक्निकल खेती करते हैं। देखिए उधर की मशीनें यहाँ काटने आती हैं ना, अभी गेहूँ काटने आई है, आते हो सकता है जिले में ना हो कंबाइन मशीन, गेहूँ काट कर तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं, भूसा बना दे रही है और आपकी ग्रेनरी में डाल दी दे रही है। ठीक, तो ये इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी क्षेत्र है, वह कृषि और उद्योग दोनों में उन्नति किया है। समझ रहे हैं? इस वजह से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र क्या है? अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकसित है। समझ रहे हैं? इस तरह के सवाल बनेंगे। आगे इसे दिया गया है, निम्न में कौन सा भाग उत्तर प्रदेश का नहीं है? ऐसे देखिए जल्दी जल्दी, 10 मिनट बचा है। ऐसे सवाल बनाया गया है कि निम्न में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है? बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है। अब आपको पता होगा जब उत्तर प्रदेश के सारे बांध, तब तो आप जान जाओगे कौन सा नहीं है। टिक कर दोगे, बोला कर दोगे। इसमें दिए लिखा है अडवा, अहरौरा, ए में है अडवा, बी में है अहरौरा। ये सब बांध हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं भाई। अहरौरा, अडवा, उसके बाद अहरौरा, उसके बाद बदुआ, बघेलखंड, बदुआ और डी में है बघेलखंड। अब इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का नहीं है, कौन सा नहीं है? कोई बताएगा? ये बदुआ, ये जो है आपका बिहार में पड़ता है, बांका बिहार में, ये नहीं है। इसको आप टिक करोगे, बांका बिहार। इस तरह के सवाल देखिए फ्री में बनाए गए हैं, ऐसे जरूरी सवाल नहीं बनेंगे। ये नहीं है आपके उत्तर प्रदेश का। अडवा और अहरौरा कहाँ पड़ते हैं? मिर्जापुर में। बदुआ है बांका बिहार, बघेलखंड है बलरामपुर। लिख लीजिए आगे, याद रहेगा। बघेलखंड कहाँ पर है? बलरामपुर। और ये अहरौरा कहाँ? मिर्जापुर में। ये बांध है छोटे छोटे। मिर्जापुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो ही पढ़ा रहे हैं ना, मिर्जापुर। बदुआ वाला ये जो है बांका बिहार में। इस तरह के सवाल बनेंगे बेटा। आगे देखते हैं। पूछा जाता है महेत स्तूप। धम्मेक स्तूप पढ़ाए थे आपको एंशिएंट हिस्ट्री में। धम्मेक स्तूप कहाँ पड़ता है? मैचिंग के लिए आएगा।
धम्मेक स्तूप, सारनाथ लिख लीजिए, धम्मेक स्तूप, सारनाथ, महेत स्तूप, श्रावस्ती। महेत स्तूप कहाँ पड़ेगा? महेत स्तूप ये कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में। श्रावस्ती, श्रावस्ती जिला है ना? हाँ, ये 770 में सबसे नीचे है। महेत स्तूप आपसे पूछा जाएगा धम्मेक, धम्मेक स्तूप ये कहाँ पड़ेगा? सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। धम्मेक स्तूप, रामाभर स्तूप कुशीनगर। कुशीनगर का अभी मुख्यालय कहाँ बताए? बताओ जल्दी से। कुशीनगर का पटना अभी पढ़ाए थे, जिला मुख्यालय कुशीनगर का पढ़वाना भाई, अभी दिखाए थे, भूल जाते हो क्या आप लोग? हाँ हाँ, तो देखिए इसी तरह से रामाभर स्तूप कुशीनगर, रामाभर स्तूप कुशीनगर, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, बढ़िया सवाल हैं ये सब पूछेंगे। रामाभर स्तूप ये कुशीनगर, और कुशीनगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? पड़रौना। अगर आपसे पूछे कि देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल भी पढ़ा रहे थे ना, देवी पाटन मंदिर कहाँ है? देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर बलरामपुर में एक स्थान है तुलसीपुर। देवी पाटन मंदिर पूछा जाता है, देवी पाटन मंदिर कहाँ पर पड़ता है? बलराम, तुलसीपुर बलरामपुर, तुलसीपुर। अगर मान लीजिए बलरामपुर नहीं तुलसीपुर है तब आप तुलसीपुर लगा दीजिएगा। तो बलरामपुर जिला है ना, तुलसीपुर बलरामपुर। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है ना, सती के कुछ अंश वहाँ गिरे हैं जो भगवान शिव, और हम ऐसे हिस्ट्री पढ़ाए थे, कोई था तुम थे बेटा, जो कथा मिलती है सती की, तो ये देवी पाटन मंदिर ये शक्ति पीठ है भाई, शक्ति पीठ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देवी पाटन मंदिर। इसी नाम पर जो है मंडल का नाम रख दिया गया। और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा। कहाँ है? गोंडा। बहुत सारी चीजें ऐसे रखते रहो, याद हो जाएगा। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर। आगे देखिए, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जो स्थल सीमा से निकलती है, किसी पहाड़ वहाड़ से नहीं। गोमती नदी जो आपके जिले से जा रही है, गोमती नदी आगे जाकर जो है सुल्तानपुर आगे जाकर वहाँ गंगा जी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर हो गया। फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। फुलहर झील लिख लो जल्दी जल्दी बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। फुलहर झील, पता नहीं मौका मिले या नहीं। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत जिला है ना बेटा, पीलीभीत जिला। और यहीं से कौन सी नदी निकल रही है? कौन सी नदी? नदी गोमती नदी। और लखनऊ किस नदी किनारे पर है? हाँ, गोमती नदी। तो फुलहर झील ये आपके सीतापुर को भी टच करते हुए लखनऊ से होते हुए सीधे निकल जाती है, सीतापुर होते हुए सीतापुर आगे आगे जाके गंगा नदी मिलती है। फुलहर झील पीलीभीत के स्थलीय भाग से निकलती है, स्थल से निकलती है। और यहाँ से आज से पूछा जाएगा औंधी ताल, औंधी ताल और बड़ा ताल ये कहाँ पर पड़ते हैं? औंधी ताल वाराणसी में, बड़ा ताल शाहजहांपुर में पड़ता है आपके बगल। औंधी ताल या औंधी ताल, औंधी ताल, ताल को समझ रहे हैं ना? ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। बड़ा ताल कहाँ पड़ता है? बड़ा ताल, बड़ा ताल आपका कहाँ पड़ता है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, बड़ा ताल। बराह मंदिर, बराह मंदिर पूछा गया, बराह मंदिर, बराह मंदिर, बराह मंदिर। बराह अवतार तो समझ रहे हैं ना? अरे सुअर वाला अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। बराह मंदिर ये कहाँ पड़ता है? सोरोएटा, सोरोएटा। माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म यही एटा जिला है ना, सोरोएटा। बराह मंदिर, बराह मंदिर कहाँ पड़ता है? सोरोएटा। पागल बाबा मंदिर मथुरा, ये 10 मंजिला है। पागल बाबा मंदिर,
मथुरा वृंदावन में पड़ते हैं। ये मथुरा में पड़ती है मंदिर, ये पड़ता है मंदिर, ये 10 मंजिला है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। आपसे पूछा जाएगा हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है, जल्दी से बोलो। आपके बगल में है देवा शरीफ, देवा मेला कार्तिक महीने में कहाँ लगता है? हाजी वारिस अली शाह की दरगाह, हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है? वेरी गुड, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह लिख लो बेटा। देवा मेला कहते हैं, देवा मेला, देवा शरीफ भी बोलते हैं इसको, देवा शरीफ या हाजी वारिस अली की दरगाह देवा में पड़ता है। यहाँ से तुमको लखनऊ से 40-42 किलोमीटर है, लेकिन बाराबंकी से जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर पड़ता है। ठीक, देवा मेला ये कहाँ पर है? बाराबंकी। और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? बताओ, आपको प्रमोशन में है भाई। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह, मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? बहराइच भाई, बहराइच में। इसी तरह से कड़कनाथ बाबा सैयद हैं, उनकी दरगाह वहाँ पर। ये सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। हाजी वारिस अली शाह यानी देवा शरीफ बाराबंकी में है। ये कार्तिक महीने में उर्स लगता है। ये सूफी संत थे जिनकी दरगाहें वहाँ पे है, तो यहाँ पे एक कौमी एकता के प्रतीक माने जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, हिंदू तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई पूरब से पश्चिम ज़्यादा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा कैसी है? पूरब से पश्चिम लगभग 650 किलोमीटर, और इधर उत्तर से दक्षिण 240। कौन बताया भाई? वेरी गुड, किसने बताया? शाबाशी दो, हाँ वेरी गुड। साथी से शाबाशी मिलनी चाहिए। तो जो है देखिए, हंसने लगी नहीं, प्रफुल्लित हो जाता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखिए, जल्दी से देखते चलिए मिसलेनियस सवाल जो भी हैं, विविध सवाल। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसमें से कौन कौन से राज्य हैं? जल्दी जल्दी लिखिए। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लिखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। आगे देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने स्टेट को छूती है? आपको हमने बताया उत्तराखंड इसी से कटकर बना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हरियाणा को भी टच करती है, दिल्ली को भी टच करती है, हरियाणा, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो इसी से कटकर बना है। और बेटा बताते रहो, बोलते रहो। छत्तीसगढ़, बिहार से कटकर कौन बना? झारखंड। और कौन छूटा है? नई दिल्ली भी छूती है। हाँ भाई, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्लस यहाँ राज्य विधानसभा भी है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ। तो इतने राज्य छूते हैं भाई, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली 9 हो गए। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है उत्तर प्रदेश की। कौन सा देश छूटा है? हाँ, नेपाल। अगर पूछा जाए, जान लीजिए भाई, नेपाल की भी सीमा आपके प्रदेश से मिलती है, यानी टच होता है।
आपसे एक बार सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं भाई? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जिले। अरे एनसीआर लिख लीजिए सारा क्वेश्चन, इसको मिटा दो बेटा। बहुत सारी चीजें हैं, समय का अभाव होता है। एनसीआर ये सवाल पूछा गया है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन है? दिल्ली। दिल्ली ही तो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली का विस्तार बोलो, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? डैश देख लीजिए। मेरठ, उत्तर प्रदेश के जिले देखिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ये सवाल पूछा गया है। हरियाणा के भी बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो आते हैं वो जरूर आप समझिए, पूछा जा सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। फिर से बोल दे रहे हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। 6, 7, 8 हो गए ना। फिर से मिला लीजिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा? हाँ, कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा है? जी, और सबसे छोटा? हापुड़। चलिए, ये सब छोटे सवाल हैं। नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म लिखिए। नोएडा NOIDA, नोएडा नोएडा दुनिया चिल्लाती है, लेकिन इसका फुल फॉर्म पता होता है? नोएडा का फुल फॉर्म लिखिए, NOIDA, नोएडा। नोएडा में बहुत सारी कंपनियां बड़ा विकसित होता जा रहा है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या कहा जाएगा? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हिंदी में क्या कहेंगे? नया यानी नवीन ओखला औद्योगिक, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये इसका फुल फॉर्म है बेटा, लिख लो, जल्दी से समझ लो। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? सहारनपुर। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, बंद कर रहे हो। शाकंभरी देवी, यार पढ़ने से तो उगना नहीं चाहिए। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? पूछा गया सवाल है, कहाँ पर है? सहारनपुर में है। जो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? सहारनपुर में है। दशावतार मंदिर तो पढ़ाए हैं, बताओ बेटा। ललितपुर, झांसी। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर ललितपुर।
पंचायतन श्रेणी का आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाए थे। दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? ललितपुर, ये एकदम नीचे ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला में विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान को समर्पित दशावतार मंदिर है। विष्णु भगवान ने दशावतार पढ़ाए हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में, दशावतार, तो दशावतार मंदिर विष्णु भगवान का समर्पित, ये कहाँ पर है? देवगढ़, ललितपुर, इसको देवगढ़ मंदिर भी कहते हैं। घोषिताराम विहार, कोई बताए जल्दी से, घोषिताराम विहार कहाँ है? इसको गौतम बुद्ध को दान किया गया था, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है। घोषिताराम विहार कौशाम्बी में, कहाँ पर है? कौशाम्बी। घोषिताराम विहार कौशाम्बी के बहुत बड़े संत हैं, जैसे संत रविदास, वैसे संत मलूकदास। राम की चिड़िया राम के खेत, छक्को चिड़िया भर भर पे, किसने कहा था? मलूकदास। उनके बारे में पूछा गया था, उनका निवास स्थान कहाँ था? कड़ा, कौशाम्बी। कड़ा तो जानते होंगे, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी और उसके चचा जलालुद्दीन खिलजी का नाम और हत्या हुई, वहाँ किला भी है कड़ा। ठीक, नहीं मजा आ रही? कड़ा खत्म हो गया क्या? समझ 5 मिनट और लेंगे आपका हम, जल्दी जल्दी देखते रहिए। घोषिताराम विहार कौशाम्बी, प्रेशर में पढ़ाई होती है। घोषिताराम विहार कौशाम्बी, बोलते रहिए। कालिंजर दुर्ग कहाँ पड़ता है? बांदा। कालिंजर दुर्ग बांदा। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में, चित्रकूट। कालिंजर का किला कहाँ पड़ता है? कालिंजर किला बांदा, कालिंजर किला बांदा, कालिंजर का किला बांदा। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, देखिए उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पड़ता है बेटा? सांस्कृतिक केंद्र। यहीं पर प्रयाग संगीत समिति भी है, प्रयाग संगीत समिति। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र या प्रयाग संगीत समिति, ये आपको कहाँ पड़ती है? प्रयागराज में ही पड़ती है, यानी इलाहाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आगे देखिए, भारत माता मंदिर, ये सारे सवाल आए हैं, जान लीजिए। भारत माता मंदिर कहाँ पड़ता है? वाराणसी। जेके मंदिर कानपुर। भारत माता मंदिर, भारत माता, भारत माता मंदिर वाराणसी, वाराणसी। जेके मंदिर, जेके मंदिर कानपुर, जेके मंदिर कानपुर। इठूर भी है ना, भीतर गांव का मंदिर, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाए थे सब कानपुर में। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना, जेके मंदिर कानपुर, भारत माता मंदिर वाराणसी। बहुत सारी चीजें हमारे चिल्लाने से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। धम्मे की स्तूप हमने आपको बताया कहाँ है? वाराणसी। भारत माता मंदिर वाराणसी। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने। शिवनंदन नौटियाल, ये शायद आपको पढ़ाया गया हो कल्चर वाले पार्ट में। शिवनंदन नौटियाल। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, ये कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कब बना था? 1962 में। 1962 उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल हो गया। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी संस्थान, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी संस्थान लखनऊ 1963। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी स्थान, संगीत अकादमी, ये संस्था जो है ये भी लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में।
1963 में अस्तित्व में आई। संगीत अकादमी, नाट्य अकादमी भी लखनऊ में है 1972। नाट्य अकादमी जहाँ अभिनय का गुण सिखाया जाता है, ये भी लखनऊ 1972। यहीं पे आपके यहाँ राजपाल यादव कहाँ के हैं, शाहजहाँपुर के कॉमेडियन, यहीं सीख कर भाई अभिनय का गुण यहीं सीखे थे। उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी संस्थान लखनऊ 1972 में। देखिए जल्दी जल्दी नोट करिए भाई। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है, ये भी लखनऊ में है, पुराना है, 1926 में बना था। भातखंडे संगीत, अब तो शायद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। संगीत महाविद्यालय लखनऊ सबसे पुराना है। भातखंडे 1926, भारत नहीं है, भातखंडे, कहीं कहीं भारत भी मिलेगा लेकिन शुद्ध भातखंडे। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ 1926 में। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। कथक के जो बड़े सबसे रहे हैं डांसर, क्या नाम था उनका, कथक डांसर? शंभू महाराज, बिंदा जी, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी, बनारस घराना, बिरजू महाराज, नाम सुने हैं? ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। लिख लीजिए। छोड़ दें? अच्छा सुनो, हम बता दे रहे हैं। देखिए ये सवाल ऐसे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। कथक है ना, कथक है। और इसके सबसे बेस्ट डांसर कौन थे अभी एक्सपायर कर गए? कौन? शंभू महाराज, बिंदा जी, लक्ष्मी महाराज और एक सितारा देवी है, इनका बनारस घराना है। हाँ सितारा देवी। बिरजू महाराज सबसे बेस्ट, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मी महाराज, बिंदा जी, सितारा देवी। आपके ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? ये तो जानते होंगे। रासलीला, चारकुला खूब पूछा जाता है। चारकुला, मयूर नृत्य, ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र। रासलीला, रास नृत्य, चरकुला नृत्य कैसे होता है जानते हो? एक जो है ये पहिया रख दिया जाता है रथ का सिर पे और उस पर घड़े रख दिए जाते हैं, जानते हैं क्या? वेरी गुड। तो ये चरकुला नृत्य खूब पूछा जाता है। ये चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से, यानी कि मथुरा से। पाई डंडा, कार्तिक नृत्य, धुरिया नृत्य, ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में ना। हाँ ये सारे सवाल बनते हैं भाई। कलाबाजी अवध क्षेत्र, इधर फैजाबाद, कलाबाजी अवध क्षेत्र। धोबिया और नटवरी नृत्य, ये कहाँ पर? पूर्वांचल में, भोजपुरी वाले क्षेत्र में। एक फलुहाई नृत्य भी आपके अयोध्या में या ब्रज क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र में फलुहाई नृत्य होता है। कलाबाजी, ये आपको कल्चर में हो सकता है पढ़ाया गया हो, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पाई डंडा, कार्तिक नृत्य और धुरिया नृत्य बुंदेलखंड। कर्मा खूब पूछा जाता है। कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र। कर्मा लोकगीत में बताइए, ढोला और रागनी, ये ब्रज क्षेत्र में है। सोहर कहाँ गाई जाती है बताओ? सोहर किस समय गाई जाती है? जब कोई बच्चा, बेटा बेटी जन्म लेती है। हाँ, ललना लाल हुए हैं। हाँ सुने हो? सुना के सुनाओ। ये आपके संस्कृति का वो ऐसे सवाल बनते हैं। ललना लाल हुए हैं कैसे है ना, बताओ। सोहर ये आपका अवध क्षेत्र, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड। कजरी जानते हो ना? कजरी आपका मिर्जापुर सोनभद्र। कब गाई जाती? सावन में। हाँ बताओ जाके का। अरे क्या सीखोगे भाई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कैसा स्थान है?
चौथा पहला किसका है? राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी नदी बताए, सहायक नदी यमुना गंगा। आपका डिफेंस पार्क एक बन रहा है, डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, लखनऊ में बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ। लेदर पार्क कहाँ बन रहा है? आगरा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बन रहा है? तो उन्नाव। ये सवाल दोनों आए हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, साइंस सिटी लखनऊ, गए होंगे, देखे होंगे। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य मेरठ हस्तिनापुर वाला है, और सबसे छोटा महावीर अभ्यारण्य ललितपुर का है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज, सबसे छोटा चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज वाला है। आपके यहाँ भी है सांडी पक्षी विहार? देखे हो कि नहीं? ठीक, ये बंद कर दो बेटा।